हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी को। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, और अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि इस बार आप सीटेट का एग्जाम देंगे, नेक्स्ट सेशन जो भी आपका अपकमिंग 2026 में आने वाला है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। वी विल डू 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टूडेज सीरीज, और इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा बेसिक पर्पज यही था कि जो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कई बार क्लियर नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेडागोजिकल क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से पहले आपको मदद करेगी। सो दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपकमिंग इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सीटेट की क्लासेस यहाँ पे नए सिरे से कंटिन्यूसली दिखाई देंगी, और मेरे द्वारा सारे यहाँ पे क्लासेस रहने वाली हैं। सो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अदर वीडियोस को चेकआउट करिएगा अगर नहीं देखी है। जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे रीसेंट अभी 2026 वाले क्वेश्चन आंसर से लेकर के जितने भी आए हैं पुराने सीटेट के क्वेश्चंस, वो हम सब करेंगे, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश लिया है तो सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बेसिक क्वेश्चन है, और देखो जिस क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करूंगी, ये समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम जब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करते हैं, वहीं से आपके प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको करने का केवल एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को करें, डेप्थ में हम चीजों को समझें, ऑप्शन को तोड़ के जितना एनालिसिस करोगे उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पे असर्शन रीजन से पूछा गया है कि डिलेइंग द learning of language in the early years makes it more difficult for children to acquire new language। क्या ये बात सही है? ये कह रहे हैं कि जब हम अर्ली ईयर्स में अगर भाषा को सीखने में, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो है, अगर उसमें हम डिले करते हैं तो यहाँ पर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू एक्वायर न्यू लैंग्वेजेस, यानी नई भाषा को सीखने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसी को नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड इसको हम कहते हैं, या सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। कि भाषा सीखने का कौन सा काल है? ये सेंसिटिव काल है, जो अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है, सेंसिटिव ईयर्स है। फिर इसका रीजन है कि अर्ली ईयर्स ऑफ द चाइल्ड आर सेंसिटिव पीरियड्स। देखो यहाँ पे इसका रीजन में भी देखो यही बोला गया जो अभी मैंने बोला कि सेंसिटिव पीरियड्स है। इसका कारण यही है क्योंकि इसको संवेदनशील कहा जाता है। अगर भाषा बच्चा अच्छे से नहीं सीखेगा तो आगे आने वाली जो लैंग्वेजेस होंगी, जो एक्विजिशन होगा, अर्जन होगा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो दिस बोथ स्टेटमेंट जो है, बोथ जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपके दोनों ही करेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बना यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इस क्वेश्चन से क्रिटिकल पीरियड, नॉम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखने का जो काल है वो सेंसिटिव होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है जब हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है। आप देखेंगे एनईपी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है, एनसीएफ बात करता है। मतलब हर डॉक्यूमेंट आप देखोगे, एनसीएफ हो या एनईपी हो, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म में आपको जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है, राइट। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू पिक अप मल्टीपल लैंग्वेज, ये गलत हो गया। मल्टीलिंगुअलिज्म सिंपली क्या होता है कि जिसके हमारे कॉग्निटिव एंड सोसाइटल या कल्चरल बेनिफिट्स होते हैं। मल्टीलिंगुअल कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको तीन या तीन से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है। देखो काफी सारे वर्ड्स होते हैं, एक बार फटाफट से बताऊंगी। मोनोलिंगुअल कौन होता है? मोनोलिंगुअल व्यक्ति कौन होता है? जिसको एक लैंग्वेज आती है, राइट। अगर आप केवल एक भाषा जानते तो आप मोनोलिंगुअल हुए, राइट। दूसरा आपका बाइलिंगुअल। अगर कोई व्यक्ति बाइलिंगुअल है, बाई मतलब क्या होता है कि जिसको दो भाषा, ठीक है। तो बाइलिंगुअल अगर कोई इंसान है तो यानी उसको दो भाषाओं का ज्ञान है, वो दो भाषाओं को समझ सकता है, यूज कर सकता है। और मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या होता है? जिसको तीन या तीन से ज्यादा, अगर तीन या तीन से ज्यादा भाषाएं वो यूज करता है, मान लो 6 भाषाएं आती है, 5 भाषा आती है, उससे ज्यादा भाषा आती है, तो उसको मल्टीलिंगुअल कहेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉलीग्लॉट भी कहते हैं। कई बारी
इसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है, मल्टीलिंगुअल है, उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है। ठीक है, अब मल्टीलिंगुअलिज्म का और क्वेश्चन एक और क्या आता है कि हमेशा इसको पॉजिटिव मानते हैं। देयर आर सम कीवर्ड्स, जब भी आपका मल्टीलिंगुअलिज्म से क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा कि सभी ने इसको क्या कहा है कि ये कॉग्निटिव होता है, इसको एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसेट, यानी ये एक हमारा संसाधन है, ये एक रिसोर्स है। तो संसाधन और रिसोर्स कहा जाता है, रिसोर्स हो गया। और क्या होता है यहाँ पे? इसको टूल कहा जाता है, और इसके बेनिफिट होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, इसको फायदा हम बोलते हैं। बच्चे की क्या विकसित होती है? बच्चे की एक आइडेंटिटी विकसित करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज कर रहे हैं तो यानी कि वहां पे बच्चों के कल्चरल बेनिफिट्स होंगे, बहुत सारी उसको ज्ञान होगा कल्चर का, सोसाइटी का, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि एज अ रिसोर्स अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है? एज अ रिसोर्स या मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, अगर बच्चा प्राइमरी क्लास शुरू कर रहा है और प्राइमरी से जब हम मदर टंग को स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू ऐड 2 और मोर लैंग्वेजेस, आपने मदर टंग से शुरुआत किया, बच्चों को आपने मदर टंग में पढ़ाया, देन आप धीरे धीरे 2 भाषाओं, 2 से ज्यादा भाषाओं को ऐड करते हो, इसी को क्या कहा जाता है? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। और रिसोर्स का मतलब क्या है कि यूजिंग चाइल्ड्स लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर शिक्षक बच्चे की मदर टंग को यूज करके पढ़ाता है, इसी को एज अ रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, अगर मैं ये चीजें आपको बोल रही हूँ वर्बली या मैं लिख रही हूँ, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आपका प्रश्न आपका बनेगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाइएगा जब भी हम जो भी क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, अगला है इन सम ऑफ द स्पीच कम्युनिटीज, कुछ स्पीच कम्युनिटीज में 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, यानी क्या कहा जा रहा है कि 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट। आपको पता है किसी कम्युनिटी में 2 भाषाएं जो है, 2 भाषाएं क्या हो सकती हैं? को एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। आपकी 2 भाषाएं अगर हैं तो एक सोसाइटी में 2 भाषाएं होती हैं, ईच विद अ डिस्टिंक्ट रेंज ऑफ सोसाइटल फंक्शन, यानी हर एक का अपना अपना एक सोसाइटल फंक्शन होता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको रजिस्टर कहा जाएगा, डायग्लोसिया कहा जाएगा, डायलेक्ट कहा जाएगा, या इसको कोड मिक्सिंग कहा जाएगा। ऑल द ऑप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आपका पर्टिकुलर आंसर क्या बना? इसको हम कहते हैं डायग्लोसिया। क्या कहते हैं? डायग्लोसिया कहा जाता है, यानी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज एक ही सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहले रजिस्टर क्या होता है? यहाँ पे एक रजिस्टर वर्ड भी आया था। रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाषा को चेंज करते हैं। रजिस्टर को याद करने का तरीका याद रखिएगा कि रजिस्टर क्या होता है? आपकी भाषा का स्टाइल होता है, आप कौन से स्टाइल में किसी भाषा को यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। जैसे मान लो यहाँ पे देखो क्या है, कृपया बैठिए। अब ये जो है ये थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, राइट। मैं अगर आपको कहूं कि कृपया बैठिए, ये आपका फॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बैठ जाओ, है ना, तो ये आपका इनफॉर्मल लग रहा है थोड़ा, राइट। अगर मैं बोलूं यू हैव हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन है, या मैं बोलूं योर बीपी इज हाई, आप देखेंगे कि भाषा को उपयोग करने का तरीका जो है थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो रजिस्टर क्या होता है? जब आपकी भाषा बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। अच्छा, दूसरा क्या था? डायग्लोसिया, जो हमारा करेक्ट आंसर था। इसका मतलब क्या होता है कि 2 वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटल फंक्शन के लिए यूज की जा रही है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मैंने बोला मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो विद्यालय वर्ड की जगह अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जा रही हूं, तो ये अलग हो गया, राइट। यानी कि आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जो भाषा है वो आप यूज कर रहे हैं अलग अलग सोसाइटल फंक्शन में। ठीक है, तो ये आपका डायग्लोसिया है, ये आपका क्या है? डायग्लोसिया है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, या फिर मैं बोलूं आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, ये बोल सकती हूँ, ये थोड़ा सा फॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये थोड़ा इनफॉर्मल हुआ। तो डायग्लोसिया क्या है कि आपके सेम भाषा में 2 अलग अलग वैरायटी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में बोली गई बोलियां जो होती हैं, हमारी बोली, हमारा रीजनल वेरिएशन होता है, भाषा का रीजनल वेरिएशन। जैसे हिंदी में आप देखेंगे हम लिखते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अगर भोजपुरी की बात करें तो ये क्या है, एक अलग बोली हो सकती है। भोजपुरी रीजन में जो बोलियां बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है या हरियाणवी बोली जाती है, तो उसकी जो भाषा है इसी हिंदी का अलग रूप है, राइट। तो ये क्या है कि तू कहाँ जाता डू, ये आपका क्या है, ये आपका भोजपुरी वर्जन है। तो डायलेक्ट क्या होती है, आपकी रीजनल, जो आपके जहां पे आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन में चेंज आता है, शब्द भंडार में चेंज आता है, ग्रामर में भी थोड़ा बहुत चेंज हमारी बोलियों में पाया जाता है। हालांकि ग्रामर सेम होती है लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, ठीक है। तो बोली आपका हो गया डायलेक्ट। और कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब आप एक ही सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं को यूज करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बना कि भाषा के एलिमेंट्स को यूज करना, भाषा के तत्वों को यूज करना एक ही वाक्य के अंदर, तो इसको कोड मिक्सिंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, तो असाइनमेंट और कंप्लीट यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो हिंदी और इंग्लिश क्या हो गया, दो एलिमेंट जो है भाषा के वो मिक्स हो गए, तो इसी को क्या कहा जाता है, कोड मिक्सिंग। वेन एवर यू आर यूजिंग अ सेंटेंस एंड इन दैट सेंटेंस इफ यू आर मिक्सिंग अप सम एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, वो आपका कोड मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक बेसिक आपके इंपॉर्टेंट थे ये सारे। अगला है चिल्ड्रन वर्क इन पेयर्स। बच्चे पेयर में वर्क कर रहे हैं, यानी दो दो का इन्होंने पेयर बनाया हुआ है। अ टेक्स्ट इज डिवाइडेड इन हाफ, एक टेक्स्ट को हाफ में डिवाइड कर दिया। वन चाइल्ड रीड्स, एक चाइल्ड पढ़ता है अपने पार्टनर, और दूसरा जो है वो लिख रहा है, राइट। एक पढ़ रहा है और दूसरा लिख रहा है, तो टू ऑफ देम वर्क आउट द होल टेक्स्ट। तो ये एक्टिविटी क्या है, दो लोग हैं, एक पढ़ रहा है एक लिख रहा है, यानी एक तरीके का डिक्टेशन हो रहा है, राइट। एक तरीके का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्टेशन हो रहा है। तो ये वर्ड वेब है नहीं, ठीक है। पार्शियल डिक्टेशन, स्टोरी टेलिंग भी नहीं है। अच्छा अब बताओ इसमें पार्शियल होगा या रनिंग होगा, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पार्शियल डिक्टेशन का पार्ट है, किसका पार्ट है, पार्शियल डिक्टेशन। अब पार्शियल डिक्टेशन और रनिंग डिक्टेशन, दो तरह के डिक्टेशन से क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपको इसको पहचानना कैसे। देखो यहाँ पे पार्शियल डिक्टेशन जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, वन स्टूडेंट रीड सम वर्ड्स एंड द सेकेंड वन इज सेकेंड वन फिल्स द ब्लैंक। तो यहाँ पे बेसिकली लिसनिंग इंप्रूव होती है, यानी दो बच्चे हैं पेयर में है, एक बच्चे ने इसको सुना और दूसरे बच्चे ने लिखा, राइट। एक बच्चा सुन रहा है दूसरा बच्चा लिख रहा है, तो ये आपका क्या है, पार्शियल डिक्टेशन है। दूसरा होता है रनिंग डिक्टेशन, एक बच्चा दौड़ता है। अब रनिंग से याद रखना यहाँ पे बच्चा एक बच्चा रन करता है, टेक्स्ट को पढ़ता है, वापस आता है और फिर अपने पार्टनर को बताता है जो वहां पे वो लिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक रन कर रहा है और एक लिख रहा है, राइट। तो रनिंग डिक्टेशन क्या है कि एक बच्चा भागेगा, भाग करके उस टेक्स्ट को पढ़ेगा, पढ़ करके वापस आएगा और अपने पार्टनर को बताएगा, फिर उसका जो पार्टनर है वो लिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रनिंग डिक्टेशन कहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड आया, वर्ड वेब। वर्ड वेब क्या होता है कि एक शब्द से रिलेटेड अनेक जो आप एक वेब बना देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, जैसे मैंने साइंस का एक वेब बनाया, मैंने लिखा साइंस, तो इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब आ सकता है, राइट। तो ये आपका क्या है, जहां पे हमने एक वर्ड को सेंटर में लिखा और रिलेटेड वर्ड्स को जब हम लिखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, वर्ड वेब कहा जाता है, ठीक। सो ये हो गए बेसिक बात, आपको दो तरह की डिक्टेशन याद रखनी है, रनिंग एंड पार्शियल। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ स्टडी अबाउट द लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में कौन सा गलत है, जब हम भाषा कक्षा में लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं। अब लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, जो आपके लिटरेचर वाली टेक्स्ट होते हैं, राइट। आपकी कहानियां, कविताएं, या जब भी हम किसी भी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, ये आपके क्या है, लिटरेरी टेक्स्ट है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव वाला ढूंढना है। कल्चरल इनपुट होते हैं, ये अच्छा है। कल्चरल इनपुट मतलब कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता लगता है, राइट। अगर इफ वी आर रीडिंग समथिंग, वी आर रीडिंग अ स्टोरी, वी आर राइटिंग समथिंग, तो कहीं ना कहीं यू गेट द आइडिया ऑफ ए कल्चर, जो भी आप पढ़ रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग आती है, अच्छी बात है। क्रिटिकल थिंकिंग, हम क्रिटिकली चीजों को समझते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं और एंजॉयमेंट भी यहाँ पे विकसित होता है। तो ये नहीं होगा, ग्रामर पढ़ाने के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो लिटरेरी टेक्स्ट के जो ऊपर के तीन ऑप्शन आप देख रहे हो, ये सारे हमारे फायदे हैं कि भाई इनसे जो है क्रिटिकल थिंकिंग और सोच विचार एनालिसिस अच्छा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नवीन ऑफ क्लास 6 स्ट्रगल्स
विथ रीडिंग द टेक्स्ट। एक लड़का है नवीन जिसको टेक्स्ट को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, तो ये आपका एक टेक्स्ट हो गया, राइट। एक टेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहा है वो अच्छे से। तो यहां पर क्या है कि शी कंडक्ट शेयर्ड रीडिंग सेशन। अब टीचर ने क्या किया कि शेयर्ड रीडिंग सेशन को कंडक्ट किया। तो इससे ये क्या है, मतलब टीचर के द्वारा जो ये उसके लिए शेयर्ड रीडिंग सेशन को दिया जा रहा है, ये सेशन क्या होगा? क्या ये स्केप फोल्डिंग है, यानी अस्थाई सहारा, ढांचा, सहायता देना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये आपका आइस ब्रेकिंग है, या रीडिंग रेडीनेस है? ये तो आंसर यहाँ क्या होगा कि जहां पे भी उसको कठिनाई हो रही थी, टीचर ने उसके साथ क्या किया, साझा पठन या शेयर्ड रीडिंग की व्यवस्था की है। यानी टीचर क्या दे रहा है, एक तरह से स्केप फोल्डिंग, या इसको क्या कहेंगे, अस्थायी सहयोग टीचर के द्वारा दिया जा रहा है। तो टीचर जब भी कोई सहयोग, हेल्प देता है, ढांचा प्रदान करता है, अस्थायी है, कुछ समय के लिए उसको हेल्प दे रहा है, इसको स्केप फोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? एक ब्रेनस्टॉर्मिंग याद रखिएगा, इट इज अ ग्रुप टेक्निक, या जहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे विचारों को हम क्या करवाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज को क्रिएट करने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं। ऑसबोर्न के द्वारा दिया गया है। ऑसबोर्न को का नाम याद रखना है। ऑसबोर्न इसके जो है प्रोपाउंडर है। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का फायदा क्या होता है, हम बच्चों के लिए बहुत सारे जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको हम जनरेट करते हैं, ठीक। ये बेसिक बात हो गई। तो यहाँ आपका आंसर क्या था, टीचर सपोर्ट दे रहा है, यानी स्केप फोल्डिंग है। अगला क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज अ हैबिट। कौन सा अप्रोच ऐसा है जो ये कहता है कि जो भाषा सीखना है ना, वो हमारा हैबिट होता है। यानी भाषा को हैबिट भी माना जाता है कि जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जितना ज्यादा आपकी आदत होगी किसी चीज को करने की, उतना ज्यादा आप भाषा को सीखेंगे। तो ये कौन इसको बिलीव करते हैं? ऑडियो लिंग्विलिज्म इसको बिलीव करते हैं। ऑडियो लिंग्विलिज्म अप्रोच जो है, जैसे कि आपने सुना होगा ऑडियो लिंग्वल मेथड, तो एक आपका आता है ना ऑडियो लिंग्वल, इसी को हम ऑडियो लिंग्वल मेथड से जोड़ सकते हैं। और इसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान इस मेथड को लाया गया था। और इसका बेसिक पर्पस क्या था कि हम बच्चों के अंदर जो है ड्रिल और रिपीटिशन और हैबिट फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस एक बार देखते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर ऑडियो लिंग्विलिज्म के अगर पूछा जाए कि कौन इसको दिया है, तो याद रखना बिहेवियरिज्म से आया है। व्यवहारवाद जो सिद्धांत था उससे आया है ऑडियो लिंग्विलिज्म, जहां पे ये लोग कहते हैं कि हैबिट है, हम ड्रिल से सिखाएंगे, पैटर्न से सिखाएंगे, प्रैक्टिस से सिखाएंगे, रीइंफोर्समेंट से सिखाएंगे। अब आप देखो ये सारे व्यवहारवादी इस चीज को बोलते हैं, तो ये बिहेवियरिज्म से आया है। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? फ्राइज या ब्लूमफील्ड को माना जाता है। दो लोगों का नाम यहाँ पे ऑडियो लिंग्विलिज्म में आता है। अच्छा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है CLT, इसको डेल हाइमस लेकर के आए। और सबसे अगर लेटेस्ट अप्रोच पूछा जाए कि भाषा को सिखाने का सबसे नया नवीन तरीका क्या है, तो CLT होगा। यहाँ पे भाषा को क्या कहा जाता है कि भाषा कम्युनिकेशन है, भाषा रियल होती है, कॉम्पिटेंस, हम सामर्थ्य विकसित करते हैं, ठीक है, सामर्थ्यता को विकसित करना, सामर्थ्य को विकसित करना, मीनिंग की बात हम करते हैं, फ्लुएंसी की बात करते हैं। भाषा को कैसे सिखाया जाता है? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है। भाषा को किस में से सिखाया जाता है? संदर्भ में सिखाया जाता है। यानी जो भी सिखाएंगे रियल सिचुएशन से सिखाएंगे, ठीक है। नेचुरल अप्रोच को देने वाले कौन है? स्टीफन क्रैशन। क्रैशन और ट्रेसी टेरल, दो लोगों का नाम आता है नेचुरल अप्रोच में। नेचुरल अप्रोच में ये कहते हैं कि जो भाषा है ना वो नेचुरली एक्वायर होती है। और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात की, I+1 की बात की। अच्छा, कोऑपरेटिव क्या है? जहाँ पे आप देखेंगे जॉनसन ने इसको दिया। और कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप ग्रुप में या पीयर में बच्चों को कोई भी चीज सिखाते हैं, सहकारी जिसको कहा जाता है। तो ये आपके बेसिक क्या हो गए? की बिलीफ हो गए, बेसिक आपके मेथड्स या अप्रोचेज हो गए कि किस में हम किस चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चाइल्ड रीड्स एन अनसीन पैसेज फॉर विच ही इज expected to answer the questions that follow. So this type of reading is referred to as, कौन सी रीडिंग है ये? एक्सक्लूसिव रीडिंग है, स्किमिंग है, एक्सटेंसिव है, या स्कैनिंग है? क्या कहा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि एक अनसीन पैसेज को पढ़ करके उसको आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर वो देना चाहता है। तो इसके लिए किस तरह की रीडिंग की जरूरत है? तो ये एक्सक्लूसिव तो हुआ नहीं, बिल्कुल स्किम तो नहीं करेगा, ठीक है। चारों रीडिंग के जो टाइप है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या बना आपका? स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? जब हम इन डेप्थ किसी चीज
चीज को कर रहे हैं, हम इन डिटेल जब किसी चीज को निकालते हैं, तो अगर पैसेज को पढ़ करके वो आंसर कर रहा है, यानी वो डीप में, डेप्थ में किसी चीज को गहराई से पढ़ेगा, तभी वो आंसर कर पाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बना? फाइनल स्कैनिंग बना। अब आपके रीडिंग के 4 टाइप होते हैं जिसके कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। देखो, सबसे पहले आता है आपका स्किमिंग करना। स्किमिंग क्या होता है? जो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी हम करते हैं और हम बहुत ज्यादा जिस्ट के लिए करते हैं। अब देयर आर सम वर्ड्स, अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि जिस्ट के लिए पढ़ना, ओवरऑल के लिए पढ़ना, अर्थ के लिए पढ़ना, संपूर्ण ग्लोबल के लिए पढ़ना, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? हमेशा जिस्ट के लिए, ओवरऑल, जनरल आइडिया आपको लेना है ओवरऑल, तो आंसर क्या बनेगा? स्किमिंग बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखना और मेन न्यूज देखना। जब आप एक मेन हेडलाइन को देखना चाहते हैं, मेन न्यूज को देखना चाहते हैं, वो आपका क्या है? स्किमिंग है, जहां पे आप केवल फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को देख रहे हो और आप क्या कर रहे हो? एक जिस्ट निकालोगे कि बात किस चीज के बारे में कही गई है। तो एकदम ओवरऑल जब हम जिस्ट निकालते हैं ना, वो आपका स्किम करना हुआ। स्कैन क्या है? जब आप बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का फोन नंबर निकालना। अब अगर मैं डायरी में से किसी एक इंसान का फोन नंबर निकालना चाहूं, ये क्या है? जब आप बहुत विशिष्ट चीज को ढूंढ रहे हैं, आप एक चीज, पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या हुआ? स्कैन करना हुआ। ठीक है, तो वेन एवर यू आर फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे किसी नाम को ढूंढना, किसी कीवर्ड को ढूंढना, किसी नंबर को ढूंढना, ये आपका कैसा रीडिंग है? स्कैन करना हुआ, वेन यू आर वेरी पर्टिकुलर। ठीक है, इंटेंसिव क्या होता है? ये थोड़ी सी स्लो रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग ऐसी रीडिंग है जैसे आप अपनी एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हो, तो ये आपका डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ते हैं। जैसे ग्रामर पढ़ना, वोकैबुलरी पढ़ना, है ना। जैसे किसी पोम को पढ़ के आपने उसको एनालिसिस किया, उसके क्वेश्चन आंसर किए, या आप उसके पीछे का जो पोएम का जो अर्थ है वो समझ रहे हो, ये आपका इंटेंसिव है। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग है जहां पे आप फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हो। मतलब आप ना बिल्कुल अपनी जनरल वोकैबुलरी या जनरल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना चाहते हो, और आप वहां पे प्लेजर के लिए, फन के लिए, या अपनी फ्लुएंसी के लिए केवल पढ़ना चाहते हो। तो जब भी आपका एंजॉयमेंट रीडिंग आएगा कि एंजॉयमेंट के लिए पढ़ना, किसी नॉवल को पढ़ना, किसी मैगजीन को पढ़ना यहाँ पर आ सकता है कि जब भी हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं, किसी नॉवल को पढ़ते हैं, तो हम बड़े मजे से पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे पंचतंत्र की कहानियां हम लोग पढ़ते थे, यानी हम केवल फन के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि एग्जाम देना है या डीप में पढ़ना है बहुत। वी आर जस्ट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ फन, एंजॉयमेंट, और जस्ट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो वो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला। Next, a teacher shows 5 pictures to the students and asks them to write story based on these picture. 5 पिक्चर को दिखाया और 5 पिक्चर को दिखा के टीचर कहता है कि अब आप इस पे स्टोरी बनाइए। तो अगर आप कुछ चित्रों को देख के स्टोरी को बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी कौन सी राइटिंग हुई? ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग हुई। कौन सी राइटिंग है? ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, शेयर्ड रीडिंग क्या होता है? जब आप इसको आप ग्रुप में करते हो, राइट। शेयर्ड रीडिंग आपका क्या है? जब आप ग्रुप में किसी भी रीडिंग को कर रहे हैं, वो आपका शेयर्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर आप क्या है? बहुत क्रिएटिव है ना, पिक्चर को देख के कुछ आप कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो होता है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? यानी हम बहुत एक्टिव है, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी टास्क है, कोई टास्क आप कर रहे हो, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो। तो ये क्या है? नॉन इंटरैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी कॉन्टेक्चुअलाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आपका कैसा होता है? जो संदर्भ आधारित, जो आपका कम्युनिकेटिव है। ठीक है, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? संदर्भ में, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा संदर्भ में, इसका मतलब होगा कि जब आप रियल सिचुएशन को ध्यान में रख करके किसी भी एक्टिविटी को करवा रहे हैं, यानी रियल वास्तविक परिस्थितियों में बच्चों को सिखाना, उनकी अनुभवों को जोड़ना, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, राइट। सबसे अच्छा वर्ड क्या है? कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहे हैं। अगला है रीडिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड लेटर साउंड। रीडिंग जो होता है वो केवल लेटर और साउंड को अंडरस्टैंड करता है। लेटर साउंड रिलेशनशिप एंड प्रोनाउंस द वर्ड, वर्ड को प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता है। रीडिंग इज डिकोडिंग सिंबल्स टू अराइव एट मीनिंग। रीडिंग का अर्थ होता है किसी भी सिंबल को डिकोड करना। अब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, डिकोडिंग सिंबल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ कुछ रिटन में लिखा हुआ है, अब आप किसी वर्ड को यहाँ पढ़ के क्या करते हो? उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हो, राइट। डिकोड करना क्या होता है? किसी चीज का अर्थ निकालना। और सिंबल्स क्या है? जो यहाँ पे आपके लेटर्स दिए हुए हैं, इनको आप अर्थ निकाल रहे हो। तो यहाँ पर ए तो गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, ए गलत है,
बी सही है, ए गलत है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट था। ए वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि रीडिंग जो है ना वो केवल लेटर और साउंड को समझना है, नहीं, केवल रीडिंग का मतलब अक्षरों को पढ़ना और उसको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं होता है। रीडिंग का बेसिक मतलब होता है किसी चीज का अर्थ को निकालना, डिकोड करना, राइट। तो ए वाला यहाँ नेगेटिव है थोड़ा सा, है ना, केवल प्रोनाउंसिएशन और केवल पढ़ लेना ही रीडिंग नहीं होती है। अगला है, टीचर हैज टू असेस लिसनिंग स्किल फॉर हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन शी सिलेक्ट एज अ लिसनिंग असेसमेंट। अगर एक टीचर लिसनिंग को असेस करना चाहता है, बच्चों के श्रवण कौशल को असेस करना चाहती है, तो उसको कौन सी एक्टिविटी करानी होगी? टेल्स अ स्टोरी एंड आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको। आस्क द चिल्ड्रन ask the children to read a story and after that ask comprehension based question. Teacher gives vocabulary based task या फिर rating the children on their oral presentation. अब इसमें सबसे पॉजिटिव जो वर्ड है वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। सबसे अच्छा क्या है? लिसनिंग में क्या होगा कि अगर टीचर बच्चों को स्टोरी कहेगा, राइट, अगर वो टीचर बच्चों को स्टोरी सुनाएगा, यानी उनकी श्रवण कौशल अच्छी होगी कि कितने अच्छे से उन्होंने किसी कहानी या किसी कविता को सुना है। तो यहाँ पर आंसर क्या बना कि टीचर टेल्स अ स्टोरी, टीचर बच्चों को कहानी को सुनाएगा। अब कहानी सुनाने के बाद वो उनसे कुछ प्रश्नों को पूछेगा कि उनको कितना समझ में आया है, कितना उन्होंने सुना है, राइट। सो आंसर बना इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पे आस्क द चिल्ड्रन टू रीड में क्या होगा कि यहाँ पे तो उनकी रीडिंग कौशल विकसित हो रही है, तो ये हुआ नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश कंसर्न्ड विद द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। कौन सा एस्पेक्ट है जो अर्थ की बात करता है या जिसका संबंध केवल हमारे अर्थ से होता है? तो यहाँ पे सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, मोर्फोलॉजी सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगी। सिमेंटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मीनिंग। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि हम अर्थ की स्टडी कहाँ करते हैं, मीनिंग की स्टडी कहाँ करते हैं, तो आपका सिमेंटिक्स आंसर बनेगा। ठीक है, अगर सिंटेक्स पूछा जाए तो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर या जिसको हम कहते हैं वाक्य विन्यास, कि एक वाक्य कैसे बना है, राइट। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य विन्यास, जो आपके किससे बात करता है? रूल की बात करता है। ठीक है, सिंटेक्स किसकी बात करता है? रूल की। मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड के फॉर्मेशन की स्टडी। ठीक है, इसके अंदर मोरफीम भी आता है। मोरफीम क्या आता है? मोरफीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए, वर्ड की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए जिसको यू कांट ब्रेक, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, वो मोरफीम होता है। और मोर्फोलॉजी क्या होता है? सेंटेंस, भाषा, वर्ड के स्ट्रक्चर की स्टडी, कि वर्ड कैसे बना है, कि कोई शब्द बनता कैसे है। ठीक है, फोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। तो अगर आपका साउंड की स्टडी पूछा जाए कि जहां पे हम वर्ड के साउंड यानी उसकी ध्वनि की स्टडी कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या बना? फोनेटिक्स बना। ठीक है, तो ये हो गया सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, मोर्फोलॉजी और फोनेटिक्स। याद रखनी है ये चीजें। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कौन सा इसमें से भाषा को सीखने का सिद्धांत नहीं होगा? लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा नहीं होगा? देखो यहाँ पर पहला है कि लर्नर्स में वेरी इन देयर प्रेफर्ड अप्रोचेस। ठीक है, बच्चे वेरी कर सकते हैं ना, कोई अलग तरीके से सीखता है, कोई अलग तरीके से सीखता है, तो यानी कि देयर एबिलिटीज आर डिफरेंट, राइट, दे लर्न एट डिफरेंट पेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अलग तरीके से सीखेंगे। लैंग्वेज टूल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो सीखा जाता है मेमोराइजेशन से, स्ट्रक्चर से, रूल से। गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी वाला क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है, राइट। लैंग्वेज जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रक्चर की स्टडी कराना, मेमोराइज कराना, रूल या फॉर्मल तरीके से ग्रामर को सिखाना, या कई बार फॉर्म वर्ड आता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, राइट। हमेशा हमें फॉर्म पे फोकस ना करके अर्थ पे करना चाहिए। तो सी वाला इसका क्या था? नेगेटिव था। आगे बढ़ेंगे। अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 राइट्स अ वर्ड इन द सेंटर। एक टीचर जो है एक वर्ड सेंटर में लिखता है। जैसे मान लो उसने एक वर्ड लिखा, मान लो मैं लिख रही हूं वर्ड, ठीक है, एक सेंटर में लिखा, और उसके बाद लर्नर को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहता है कि वो इस वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड को सोच पा रहे हैं। तो यानी कि अगर वो एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स को सोचने के लिए टीचर बोलता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर वो क्या करना चाहता है?
यहाँ पे उनकी वोकैबुलरी को इंप्रूव कराना चाहता है। ठीक है, सिंपल बात है कि अगर मैंने आपको एक वर्ड दिया, मान लो मैंने आपको एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे एग्जाम, अब एग्जाम से आपको क्या क्या वर्ड याद आ रहे हैं आप ब्रेनस्टॉर्म करिए। ब्रेनस्टॉर्म क्या है, जब आप अनेक चीजें सोच रहे हैं, डाइवर्जेंट है, यानी हम वोकैबुलरी शब्द भंडार को विकसित करना चाहते हैं। वोकैबुलरी आपका क्या है, जो शब्द भंडार है बच्चों का, वर्ड्स हैं, उनको हम विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिटवीन 12 to 18 months children begin to produce variety of recognizable single unit utterances। बच्चे सिंगल यूनिट utterances को यहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस पीरियड इन विच सिंगल टर्म्स आर uttered, सिंगल टर्म्स को अटर्ड कर रहे हैं, यानी एक एक सिंगल टर्म को वो बोल रहे हैं, अटर कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, टेलीग्राफिक कहा जाएगा, होलोफ्रास्टिक है, बैबलिंग है, क्विंग है। अब सारे इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के जो स्टेजेस आते हैं, भाषा को सीखने के चरण जो होते हैं एक्विजिशन के, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना, वन वर्ड स्टेज है। कौन सा स्टेज है ये एक शब्द की अवस्था है, तो इसको कहा जाता है वन वर्ड स्टेज। जब बच्चे क्या करते हैं कि उनको सेंटेंस बोलने के बजाय किसी बात को बोलने के लिए, किसी वस्तु को बोलने के लिए, बताने के लिए केवल एक वर्ड का यूज करते हैं, इसी को होलोफ्रास्टिक अवस्था कहा जाता है। और आइए एक बार देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट जो है। देखो पहला स्टेज क्या होता है, क्राइंग, रोते हैं। फिर वैसे ज्यादातर क्वेश्चन क्विंग से आता है। क्विंग क्या होता है, क्विंग आपका 2 से 4 महीने में आता है, जहां पे केवल बच्चे कौन से शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं, वॉवल्स को, स्वर को। जैसे ऊ आ बोलेंगे या ई बोलेंगे, ये आपका क्या, आप देखोगे केवल वॉवल्स है, राइट, केवल स्वर है। तो जब भी बच्चे केवल वॉवल साउंड को निकालते हैं तो वो आपकी क्विंग अवस्था होती है। दूसरी अवस्था क्या होती है, बैबलिंग, जो आपके 6 महीने पे स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों का रिपीटिशन होता है। जैसे बा बा मामा, अब बा में ए वॉवल है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बाबा, मामा, दादा, इस तरीके के वर्ड्स बच्चे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर वॉवल्स कॉन्सोनेंट दोनों हैं तो आंसर क्या बनेगा, बैबलिंग बनेगा। फिर आता है होलोफ्रास्टिक स्टेज, जो 12 से 18 महीने में आता है। इसको वन वर्ड कहा जाता है, एक शब्द की अवस्था है, जहां पे बच्चे किसी एक वाक्य को बोलने के लिए केवल फूड बोल सकते हैं, या कई बच्चे मम बोलते हैं। अगर उनको प्यास लगे तो क्या बोलते हैं, मम, या पानी, एक वर्ड बोलेंगे, तो इसको होलोफ्रास्टिक कहते हैं। फिर आपका टेलीग्राफिक स्पीच कब आता है, 18 से 24 महीने की अवस्था होती है, जहां बच्चे पहली बार यहां पर सेंटेंसेस में, छोटे छोटे सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका प्रश्न बने कि बच्चे वाक्यों में पहली बार बोलना कब स्टार्ट करते हैं, तो वाक्यों में पहली बार बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं आपके टेलीग्राफिक स्टेज पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्टेजेस इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, The understanding of any ability to read also affects the ability to write. Reading and writing are separate. ये कह रहे हैं, पहला देखो ए बोल रहा है, ए ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हम जब भी जो हमारी रीडिंग की एबिलिटी है वो हमारी राइटिंग की एबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो सही बात है, अगर आप रीडिंग अच्छे से करेंगे, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने गलत कुछ पढ़ लिया तो वो लिखेगा भी गलत, है ना। अगर उसने गलत पढ़ा है तो गलत भी लिखेगा, गलत सुना है तो गलत लिखेगा, यानी कनेक्शन है कहीं ना कहीं दोनों ही स्किल्स में। ये वाला गलत होगी, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर इंटीग्रेटेड। भाषा कैसी होती है, भाषा क्या है, सारे इंटीग्रेटेड है। भाषा हमेशा कैसे सिखानी चाहिए, एकीकृत तरीके से सिखानी चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया और ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो ए करेक्ट है लेकिन बी क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर बना वो आपका क्या बना, ऑप्शन 1 बना। ठीक है, सेपरेट प्रोसेस नहीं है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत होता है। हमेशा भाषा को कैसे सिखाना चाहिए, एकीकृत अवस्था में या होल अप्रोच से सिखाना चाहिए। भाषा को कैसे सिखाना चाहिए, पूर्ण अवस्था में, पूर्ण अप्रोच के साथ सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है और आपस में इंटर रिलेशन होता है स्किल्स के अंदर। ऑल लैंग्वेजेस हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज, इसको क्या कहा जाता है, देखो सारी भाषाओं की ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। आप संस्कृत देख लीजिए, आप इंग्लिश देख लो, आप हिंदी देख लो, आप कोई और अदर लैंग्वेज देख लो, फ्रेंच देख लो, जर्मन देख लो, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। सब में साउंड है, सब में वर्ड है, सब में वाक्य होते हैं, सब में हमारे वर्ड्स होते हैं, वोकैब होती है, यानी इसी को क्या कहा जाता है, भाषा यूनिवर्सल, लैंग्वेज यूनिवर्सल्स, यानी भाषा का सार्वभौमिकरण है। यानी लैंग्वेज यूनिवर्सल क्या है कि सेम प्रॉपर्टीज है ना, सेम तरीके से भाषाएं होती हैं। रजिस्टर हमने कर लिया है,
डायलेक्ट कर लिया है बोली, और डायग्लोसिया भी कर लिया है, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी, एक ही सोसाइटी में दो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आपकी पाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल समझ गए आप, जैसे मैंने बोला भाषा यूनिवर्सल क्या है, ये नॉम चॉम्स्की ने कहा, नॉम चॉम्स्की यही कहते हैं कि भाषा हमारी जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, राइट। तो इन्होंने ये भाषा के यूनिवर्सल होने की बात की, और इन्होंने कहा कि हम इनेट एबिलिटी को लेकर के आते हैं, जिसका मतलब होता है एलएडी। और भाषा यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सभी साउंड, सभी आप देखेंगे वर्ड, सेंटेंस, मीनिंग, ग्रामर रूल्स हर भाषा में लगभग समान है ना, हर भाषा में होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है ना। हम देखते हैं कि वर्ड, साउंड सभी भाषाओं में होती है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज यूनिवर्सल। अगला प्रश्न है एक्सेप्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अ क्लास। अगर आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं क्लास में, तो इसका बताना है क्या होगा। डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन, गलत हो गया कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हैव नो इम्पैक्ट, गलत हो गया। बूस्ट अप द कॉन्फिडेंट, ये अच्छा है। तो आंसर क्या बना कि ये बूस्ट अप करता है। और हिंडर करना गलत हो गया। हिंडर मतलब क्या होता है, किसी चीज में बाधा आना, तो बाधा तो कभी भी नहीं होगा। आंसर क्या बना कि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, अगर आप उनकी मल्टीलिंगुअलिज्म को या लिंग्विस्टिक वैरायटी को सपोर्ट करते हैं ना, उनकी भाषा को आप सम्मान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंट अवेयरनेस एज अ पार्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी। देखो कुछ वर्ड आया है, इमरजेंट लिटरेसी वर्ड आया है। इमरजेंट लिटरेसी क्या होता है, जब स्टार्टिंग वाला फेज होता है, याद रखना स्टार्टिंग वाला फेज जो होता है बच्चे का, जब बच्चा बस बिल्कुल सीखना स्टार्ट कर रहा है भाषा को, भाषा के स्टार्टिंग में जब वो भाषा को सीखना स्टार्ट कर रहा है, अभी वर्ड देख रहा है, लेटर देख रहा है, अलट पलट के किताबों को पढ़ रहा है ना, स्क्रिबलिंग कर रहा है, दीवारों पे लिख रहा है, ये सब क्या है, इमरजेंट लिटरेसी का पार्ट है। तो यहाँ प्रिंट अवेयरनेस क्या है, प्रिंट अवेयरनेस मतलब समझ गए, जो लिखित है, जो लिखित रूप में है, जो आपको दिख रहा है ना, जो आप देख पा रहे हो प्रिंट में। तो इसका मतलब है कि वो लेटर और वर्ड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ये इमरजेंट लिटरेसी में बच्चे कर सकते हैं। रीडिंग डन करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग टू रीड फुल सेंटेंस। देखो यहाँ पे सी वाला नहीं होगा। बुक हैंडल कर सकता है भाई, एक बुक लेगा उसको अल्टेगा पलटेगा, अच्छी बात है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है कि इमरजेंट लिटरेसी में बुक देख रहा है, लेटर को, वर्ड्स को, साउंड को समझने की प्रयास कर रहा है अभी स्टार्टिंग में, लेकिन शुरू में फुल सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेगा, है ना, एकदम से पूरा वाक्य नहीं पढ़ेगा यहाँ पे, अभी वो स्टार्ट कर रहा है उस चीज को सीखना, राइट। तो ये अर्ली ईयर्स में जो आप ईसीसी देखते हैं, उस अवस्था में बच्चे इमरजेंट लिटरेसी में होते हैं, जहां वो स्टार्टिंग में भाषा को सीखना शुरू कर रहे हैं। अगला है फाउंडेशनल स्टेज में, अगर हम रीडिंग की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे लर्निंग के आउटकम होंगे, लर्निंग के आउटकम बताना है और इनको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। गिवन बिलो आर द लर्निंग आउटकम। अब इसको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन में लगाना है, यानी प्रोग्रेशन कैसे करेंगे हम, राइट। ऑप्शन देखेंगे, रीड शॉर्ट पैसेजेस एक्यूरेटली फ्लुएंटली, यानी किसी चीज को बिल्कुल सही, अगर हम सही की बात करते तो उसको क्या कहा जाता है, सटीकता कहा जाता है। और अगर हम उसको प्रवाह की बात करें कि बिना हिचकिचाए आप बिना रुके फ्लुएंट होके किसी बात को बोल रहे हैं, ये हम करेंगे। इंटोनेशन क्या होता है, उतार चढ़ाव, इंटोनेशन को क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव। तो आप ये वर्ड्स को जरूर समझिएगा, अगर आप वर्ड्स नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, राइट। तो इंटोनेशन क्या होता है, उतार चढ़ाव के साथ किसी चीज को बोलना। पॉज क्या होता है, रुकना, कहीं रुक रहे हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन समझ गए, हाई वॉइस है या लो वॉइस है। रीडिंग फ्यू सेंटेंसेस को पढ़ना या फिर शॉर्ट पैसेज को पढ़ना एक्यूरेटली। तो देखो सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे, बी से स्टार्ट, बीसीए होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेगा, पहले सेंटेंस से स्टार्ट करेगा ना, पहले सेंटेंस से स्टार्ट करेगा फिर पैराग्राफ पे जाएगा, राइट। तो सबसे पहले छोटे छोटे वाक्य को पढ़ेगा। तो बी वाला यहाँ पे फर्स्ट पे हो गया, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी सी ए इसका करेक्ट सीक्वेंस बना। पहले सेंटेंसेस को पढ़ेगा फिर बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो लास्ट में आती है, क्योंकि सटीकता की बात हम बाद में करते हैं, है ना। पहले वो क्या करेगा, इंटोनेशन पॉज के साथ पढ़ेगा फिर वो फ्लुएंटली पढ़ेगा। तो ए वाला जो है वो लास्ट में आएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग। दो तरह की लिसनिंग होती है, एक होती है आपकी एक्सटेंसिव लिसनिंग, एक होती है इंटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, मेन आइडिया के लिए पढ़ना, इन्फरेंस बनाना, सर्टेन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना, या
जिस्ट के लिए पढ़ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम जब भी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए या आप स्पेसिफिक हो बहुत ज्यादा, ठीक है, आप अगर बहुत स्पेसिफिक हो तो ये आपकी इंटेंसिव लिसनिंग का पार्ट है। सुनने के भी दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी मेन आइडिया को जिस्ट निकालना चाहते हैं, इन्फ्रेंस निकालना चाहते हैं, तो आपका वो एक्सटेंसिव तरीके का लिसनिंग हुआ, ठीक है। तो लिसनिंग के दो टाइप है। पहला देखो क्या है, एक्सटेंसिव में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग याद रखना। आप प्लेजर के लिए कोई चीज सुन रहे हैं, जैसे किसी स्टोरी को, पॉडकास्ट को सुनना। तो जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आप बड़ी जनरल तरीके से आप उसको सुनते हो, है ना, आप बहुत गहराई से उसको नहीं सुन रहे। और हम यहाँ पे मेन आइडिया या जिस्ट और इन्फरेंस की बात करते हैं, आप उसमें अर्थ को निकालते हो, ओवरऑल मीनिंग को निकालते हो, तो वो आपका एक्सटेंसिव हुआ। इंटेंसिव लिसनिंग कौन सी लिसनिंग हुई, जब आप ग्रामर के लिए पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, जैसे किसी डायलॉग, किसी न्यूज क्लिप को सुनना। तो ऐसा लिसनिंग जहां पर आप स्पेसिफिक वर्ड पे फोकस हो, जहां पे आप फैक्ट, डिटेल या स्पेसिफिक वर्ड को आप जानना चाहते हो, तो ये याद रखना, फैक्ट के लिए, डिटेल के लिए, स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए किसी चीज को सुनना आपका इंटेंसिव है, यानी थोड़ी गहराई में हम बात को कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी यूज फॉर असेसमेंट ऑफ रीडिंग, कौन सा टास्क है जो हम रीडिंग स्किल के असेसमेंट में यूज नहीं करेंगे। तो पहला है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पिक्चर क्यूड वर्ड आइडेंटिफिकेशन, स्टोरी टेलिंग, या फिर रीड अलाउड। कौन सा रीडिंग स्किल में ऐसा टास्क है जो हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे नॉट वाला पूछा गया है, तो रीडिंग में देखो स्टोरी टेलिंग का कोई काम नहीं है ना, कि टीचर जो है स्टोरी टेलिंग कर रहा है, अगर वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो ये बेसिकली उसका क्या है, लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करेगा। तो लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने में ये वाला अच्छा है। बाकी रीडिंग में बाकी और ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा इसमें से रनिंग डिक्टेशन को आइडेंटिफाई करता है। रनिंग डिक्टेशन अभी मैंने बताया कि रनिंग डिक्टेशन में दो बच्चे पेयर में काम कर रहे हैं, एक भाग के जा रहा है, किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है, फिर वो आके अपने पार्टनर को बोल रहा है और पार्टनर फिर लिख रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, रनिंग डिक्टेशन कहा जाता है, जो श्रुत लेख है ना, सुन करके लिखना, श्रुत लेख, रनिंग डिक्टेशन की बात हो रही है। तो बताइए इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे आ गया, द चिल्ड्रन वर्क इन पेयर, बच्चे पेयर में है, ठीक है। रनर भागता है टू सी द टेक्स्ट, वो जाके किसी टेक्स्ट को देखता है, किसी वर्ड को देखता है, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको देखेगा, डिक्टेट करता है अपने पार्टनर को और फिर पार्टनर लिखता है। तो यही आपका कौन सा डिक्टेशन है, यही आपका रनिंग डिक्टेशन होता है। क्या होता है, रनिंग डिक्टेशन, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अ चाइल्ड इज बोर्न विद एन इनेट कैपेसिटी, एक बच्चा जो है अपनी इनेट कैपेसिटी को लेकर के आता है। तो ये किसने कहा है, ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं, और ये नेटिविस्ट है ना, नॉम चॉम्स्की का नाम याद रखिएगा। तो नॉम चॉम्स्की ने कहा कि हम अपनी भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को लेकर के आते हैं, और इसी को क्या कहा गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी अपना जो हम भाषा सीखने की क्षमता है उसको लेकर के आ रहे हैं, उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने कहा। अगला है, इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग अप्रोच द एलिमेंट ऑफ राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर्स फॉर्मली शेयर देयर वर्क, अगर आप अपने वर्क को शेयर कर दे रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ, अगर मान लो मैं अपनी कोई बुक लिखूं और उस बुक को अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं, तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इसको पब्लिश करना कहते हैं, कि मैंने अपने काम को पब्लिश कर दिया, मैंने अपनी किताब को पब्लिश कर दिया है, नाउ यू कैन रीड माई बुक। तो ये क्या है, आपका पब्लिशिंग स्टेज है। अब इस क्वेश्चन के साथ ना ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपके कहां से क्वेश्चन आया है, जो आपके राइटिंग के प्रोसेस होते हैं ना, उससे क्वेश्चन आया कि राइटिंग जो होता है ना, उसके वो क्या है, एक प्रोसेस है। याद रखिएगा, राइटिंग का प्रोसेस अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच है, राइटिंग का प्रोसेस अप्रोच है। राइटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस कौन सा है, एक बार समझते हैं हम लोग उसको। जब भी हम कोई चीज को लिखते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्री राइटिंग। लिखने से पहले का फर्स्ट स्टेप क्या आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। आप सबसे पहले क्या करते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, यानी अपने विचारों को, आइडियाज को जनरेट करते हो। तो आप पहले सोचेंगे कि आपको क्या लिखना है ना, पहले यू थिंक अलाउड कि आपको क्या क्या लिखना है, किस चीज पे आप अपनी किताब लिखना चाहते हैं। तो ये आपका प्री राइटिंग है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक। दूसरा स्टेज क्या होता है, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है कि आप ना अभी उसको रफली लिख देते हो, पहली बार लिख रहे हो रफली लिखोगे, आपको कुछ विचार आया, आपने कुछ लिखा, उसको रफली बस कागज पे लिख देना ना, राइट डाउन ऑन अ पेपर, इट्स कॉल्ड ड्राफ्ट करना। तीसरा आता है रिवाइज करना। अब आप अपने कंटेंट को इंप्रूव करोगे, अब आप अपनी किताब में आइडियाज को इंप्रूव करोगे, स्ट्रक्चर को सुधारोगे, कुछ ऐड करना है तो ऐड करोगे, यानी आप उसको रिवाइज कर रहे हो। फिर उसको एडिट करोगे, मान लो कोई गलतियां हैं, ग्रामर है, स्पेलिंग में गलती है, तो आप उसको ठीक करेंगे। फिर एडिटिंग के बाद आता है उसको, देखो कई बार यहाँ पे रीड्राफ्ट भी आता है, याद
रखना, एडिटिंग के बाद आप उसको उसको रीड्राफ्ट करते हो, है ना, उसको दोबारा से पुनः उसको अच्छे से लिखोगे, उसको रीड्राफ्ट करोगे एंड देन आप पब्लिश करते हैं, यानी आप दूसरों के साथ, वाइडर ऑडियंस के साथ अपने काम को शेयर करते हैं। तो दिस इज योर प्रोसेस अप्रोच इन राइटिंग, जहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, फिर एडिटिंग के बाद हम रीड्राफ्ट करेंगे, दोबारा उसको अच्छे से लिखेंगे, देन बाद में हम उसको एंड में पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके राइटिंग के क्या है, आपके स्टेजेस है। अगला है फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट में डिफिकल्ट वर्ड से डील करते समय अ लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू मदर टंग। एक टीचर जो है वो पहले किसी भी वर्ड को क्या करती है, मदर टंग में कन्वर्ट करती है, यानी भाषा एक, लैंग्वेज वन जो है, जो उसकी मातृभाषा है या जो मदर टंग है, उसमें टीचर वर्ड को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, और उसके बाद बच्चों को मेमोराइज करने के लिए बोलती है। तो यानी कि यहाँ मेमोराइजेशन चल रहा है, तो कौन सा यहाँ पे मेथड हुआ, ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हुआ। ठीक है, क्या है, आपका जीटीएम मेथड है। अब एक बार और देख लें सारे मेथड्स को, इंपॉर्टेंट है। देखो जीटीएम मेथड जो है ये आपका सबसे पुराना मेथड है, लिटरेचर सबसे ज्यादा फोकस लिटरेचर पे किया जाता है, और हमेशा याद रखना लिसनिंग और राइटिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। यहाँ पर जैसे डिडक्टिव मेथड से सिखा रहा है टीचर, ट्रांसलेट करते हुए सिखाता है, लैंग्वेज वन से लैंग्वेज टू में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ये याद रखिएगा जीटीएम में। और यहाँ सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे फोकस किया जाता है, बच्चों के वर्ड्स को सिखाने पे किया जाता है। ठीक, डायरेक्ट मेथड क्या है आपका, जहां पे मदर टंग बिल्कुल भी नहीं होता, नो मदर टंग इज यूज्ड। डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जहां पे हम मदर टंग को यूज नहीं करते हैं, इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है, इंडक्टिव है, और यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, एंटी ग्रामेटिकल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन के विरोध में आया था। ठीक है, तो एंटी ग्रामेटिकल मतलब जो ग्रामर ट्रांसलेशन के विरोध में आया था, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे कोई चीज जो है, अगर उसको कोई वर्ड सिखाना है तो सेब को दिखा करके सिखाएगा। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, बहुत ज्यादा किसी भी शब्द को या सेंटेंस को सिखाने के लिए ऑब्जेक्ट्स और रियल वस्तुओं को यूज किया जाता है, रियलिया यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड क्या है, जहां पे आप किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर या रूल सिखाने पे फोकस करते हो, या किसी भी सेंटेंस का फॉर्म सिखाने पे फोकस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाते हो स्ट्रक्चरलिज्म में। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो ये एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन से कुछ ना कुछ हम स्पीच हैबिट को, सेंटेंस के पैटर्न को, या ड्रिल से, हम रिपीटिशन से, ड्रिल से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सिखाते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, जहां मदर टंग बहुत जरूरी नहीं है, ज्यादातर टारगेट भाषा यूज किया जाता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में भी क्या था, केवल कौन सी भाषा यूज होती है, लक्ष्य भाषा, जो आप भाषा सिखा रहे हो उसी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, और कम्युनिकेटिव अप्रोच में भी वही चीज है, ज्यादातर हम टारगेट लैंग्वेज को यूज करते हैं, और यहाँ पर हम बच्चों की फ्लुएंसी पे, कॉन्टेक्स्ट पे, रियल लाइफ पे, फंक्शन पे फोकस करते हैं, है ना, मीनिंग पे फोकस किया जाएगा, अर्थ पे फोकस किया जाएगा, टास्क पे फोकस किया जाएगा, बच्चे यहाँ एक्टिविटी ज्यादा करेंगे। तो ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये जितने कीवर्ड्स देख रहे हैं, अगर इतने कीवर्ड भी अगर आपको पता है, इतने ये सारे कीवर्ड आपको मालूम है ना किसमें क्या किया जाता है, जस्ट टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देन कोई प्रश्न यहां से आपका गलत नहीं होगा मेथड से। ठीक है, सो ये हो गई बेसिक बात। अभी हमने बड़े बेसिक चीजें की हैं, और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हर दिन हम कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहेंगे मेथड्स के बारे में। अगला देखो क्या है, द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू। एक ऐसा स्पेस जहां पे बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा, ये जो ऐसा स्पेस है जहां पे बच्चे का ये करंट लेवल है, वो क्या कर सकता है और कहां तक जा सकता है। वो कहां तक जा सकता है जब उसको कोई मोर नॉलेजेबल अदर सपोर्ट देगा, तो इस जोन को क्या कहा जाएगा, जहां बच्चा है और जहां तक वो जा सकता है, तो इसके बीच का जो जोन है, इसको क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD वाइगोत्स्की थ्योरी से आया है कि जहां वो है, उसका जो ये करंट लेवल है, ठीक है, करंट लेवल है और जहां तक वो जा सकता है, इसके बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी ZPD कहा जाता है। अगला है इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज्ड सेरेबल डैमेज, यानी दिमाग में कोई डैमेज हो गया है, सेरेबल डैमेज हुआ है, इसमें उसको डिफिकल्टी होती है किसी भी वर्ड को लिंग्विस्टिक फॉर्म को प्रोड्यूस करने में। अब देखो वर्ड क्या है, लिंग्विस्टिक फॉर्म। लिंग्विस्टिक फॉर्म का मतलब क्या है कि किसी भी साउंड को या किसी भी वर्ड को या किसी भी
भी सेंटेंस को उसको दिक्कत है उस चीज को प्रोड्यूस करने में, बोलने में, तो ये आपका कौन सा है? डिसलेक्सिया नहीं होगा, रीडिंग होता है, मैथमेटिकल होता है ये, तो डिसार्थिया इसका आंसर हमारा बना। क्या बना? ऑप्शन नंबर 29 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी, स्पीच रिलेटेड है, नॉट डिसार्थिया। देखो डिसार्थिया भी होता है लेकिन अफेजिया यहाँ पे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट अफेजिया। ये कई बार डिस्फेजिया पूछा जाता है। अफेजिया क्या होता है? किसी चीज का कंप्लीट लॉस हो जाना। क्या होता है? किसी चीज का कंप्लीट लॉस हो जाना, कि उसको स्पीच में जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी स्पीच में कम्युनिकेशन में दिक्कत है, और ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग ब्रेन के डैमेज की वजह से होता है। ठीक है, तो डिसार्थिया और अफेजिया काफी सिमिलर है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या था? हमारा सी था, जो स्पीच या कम्युनिकेटिव रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बाकी देख लेते हैं। डिसलेक्सिया हमें पता है रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ये भी आपका न्यूरोलॉजिकल होता है, यानी मस्तिष्क में किसी दिक्कत के लिए की वजह से होता है। नंबर्स के साथ अगर दिक्कत है तो ये भी आपका न्यूरोलॉजिकल मैथमेटिकल हुआ, डिस्कैलकुलिया। अब देखो डिसार्थिया क्या है? जहां पे फिजिकल है, ये भी आपका स्पीच से रिलेटेड है लेकिन ये थोड़ा फिजिकल होता है। फिजिकल यानी यहाँ पे स्लरिंग है, यानी रुक रुक के बोलना, या आराम आराम से बोलना ना, स्लरिंग, जैसे मसल कंट्रोल नहीं कर पाना है ना, बोलते बोलते समय बहुत ज्यादा बड़बड़ाना, हड़बड़ाना जो होता है ना, या कई बारी रुक रुक के बोल रहा है ना, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, तो स्लरिंग की प्रॉब्लम जो होती है हमारे स्पीच में, वो आपका डिसार्थिया होता है। और अफेजिया क्या होता है? जब आप भाषा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या ब्रेन डैमेज की वजह से जब भी हम किसी बात को कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं या स्पीच करना चाहते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपस में क्या थे? ऊपर वाले डिसार्थिया और अफेजिया सिमिलर है, लेकिन ये आपका थोड़ा फिजिकल स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, स्लरिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी हो जाएगी, जैसे हगलाना या रुक रुक के बोलना। ठीक, अगला है द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसा प्रोसेस जहां पे भाषा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होती है, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन होना, कल्चर ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी भाषा का ट्रांसमिशन हो रहा है। और यहां से आपको क्या याद रखना है? भाषा की हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ भाषा की विशेषता होती है, और ये चारों ही भाषा की क्या है? विशेषता है। एक बार इसको देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्टिविटी है, कि भाषा जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है, राइट। आप एंडलेस नए नए सेंटेंसेस को, नए नए शब्दों को, आए दिन हम कुछ ना कुछ नए नए वर्ड्स को सीखते रहते हैं ना, नए नए सेंटेंस, नए नए वर्ड्स को सीखते रहते हैं। ये क्या है? कि भाषा प्रोडक्टिव है। आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है भाषा में? देयर इज नो लिंक बिटवीन अ वर्ड एंड अ ऑब्जेक्ट। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? कि किसी भी वर्ड में और उसके ऑब्जेक्ट में कोई इनहेरेंट अंतर नहीं होता है। एक सिंपल एग्जांपल एक इसका देती हूं, जैसे हम बोलते हैं ट्री, मैंने बोला पेड़। आपको पेड़ पता है क्या होता है? सबको पता है। ट्री क्या होता है? आपको पता है ट्री कैसा होता है, क्या होता है। अब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है? हिंदी में ट्री बोलते हैं, हिंदी में पेड़ बोलते हैं, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो क्या इसका कोई इनहेरेंट या लॉजिकल रिलेशन लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने इसी ट्री को, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, और अगर इसी ट्री को किसी व्यक्ति ने बाद में, इसी पेड़ को किसी व्यक्ति ने बाद में मान लो इसको आसमान बोल दिया होता, तो हम इसको आसमान बोलते हैं आज? नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि ये तो स्काई है। हो सकता है इसका नाम स्काई रख देते लोग, तो हम क्या कहते हैं? कि ये स्काई है, ये ट्री नहीं है। तो समझ रहे हो? आर्बिट्रेरी है भाषा, कि भाषा में रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस रिमोट, अब ये रिमोट है, ठीक है, इसको रिमोट कहते हैं। रिमोट क्यों कहते हैं? कुछ और भी हो सकता था, इसको बॉटल भी तो कह सकते थे लोग। यानी इनहेरेंट रिलेशन नहीं है इस ऑब्जेक्ट में और इसके नाम में। तो यही आपका क्या है? आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी होती है भाषा। डिस्प्लेसमेंट होता है भाषा में, यानी आप अपने पास्ट फ्यूचर की बात करते हो, है ना। जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, कि मैं कल जाऊंगी, आई विल गो टुमारो, या आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गई थी। जब आप फ्यूचर या पास्ट की बात कर रहे हो, यानी भाषा में कैसा गुण है? डिस्प्लेसमेंट का गुण है। ठीक है, और यानी इसमें हस्तांतर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? हस्तांतरण करना। कल्चरल ट्रांसमिशन है, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में आप इसको सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? डायनेमिक भी कहा जाता है। भाषा कैसी होती है? डायनेमिक होती है। और क्या होता है भाषा? भाषा कैसी होती है? क्रिएटिव होती है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, तो क्रिएटिव होती है भाषा। भाषा में क्या है? लैंग्वेज क्या है? टूल होती है ना, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये सब आपके बेसिक कुछ वर्ड्स हो गए।
ठीक है, ये याद रखना है। ओके, सो नाउ वी हैव डन। आज के सेशन में 30 प्रश्न और नए प्रश्न थे आज के हमारे। आशा करती हूँ कि आज की इस क्लास में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस, इफ यू हैव कोई डाउट है किसी प्रश्न में, एनी सजेशंस इफ यू वांट टू गिव मी, तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। जितने भी बच्चे यहाँ पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम ऐसे ही मिलेंगे, अपकमिंग सेशंस हमारे इसी तरीके से आते रहेंगे। आपके सुझाव बिल्कुल यहाँ पे वेलकम है, आप दे सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।